भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में कौन सी पेमेंट करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में ऐसा क्या बदलाव आया है कि चाइना ने अपनी ग्लोबल एआई अलायंस में भारत को शामिल नहीं किया है। इसके पीछे का क्या स्ट्रेटेजिक गेम प्लान चल रहा है और भारत किस ब्लॉक के साथ अपनी एआई की स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अचानक से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की पाकिस्तान यात्रा के बारे में बात क्यों हो रही है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ में भारत और इजराइल ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी के केस के बारे में, जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत के खिलाफ फाइल किया था। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कई महीनों से इस केस की प्रोसीडिंग्स अपने आप अकेले ही चलाया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ केस फाइल किया था, उसमें भारत की आर्बिट्रेशन कॉस्ट भी पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत ने कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया था। अब होता क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो भी केसेस आते हैं जिनमें अलग अलग पार्टीज या फिर कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो कोर्ट उनका डिस्प्यूट सुलझाने के लिए एक फीस चार्ज करता है, जिसको आर्बिट्रेशन कॉस्ट कहा जाता है। अब ये आर्बिट्रेशन कॉस्ट कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए चार्ज किए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडस वाटर ट्रीटी का मसला सॉल्व ही नहीं किया, इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला ही नहीं आया, फिर फीस किस बात की। अब होता क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब भी केस आता है, उसकी जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, उसी समय से एडवांस्ड आर्बिट्रेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती हैं। अब ये आर्बिट्रेशन कॉस्ट पे करनी होती है सामने वाली पार्टीज और देशों की सरकारों को आपस में डिवाइड कर। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान थे, इसलिए आर्बिट्रेशन कॉस्ट 50% भारत को पे करनी थी और बाकी की 50% पाकिस्तान को। लेकिन भारत की सरकार ने तो प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया था, इसकी वजह से सारी आर्बिट्रेशन कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ रही है। उसी से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि एडवांस आर्बिट्रेशन कॉस्ट का अभी तक जितना भी एक्सपेंस आया है, अभी तक जितना भी बिल बना है, वो 100% सारे का सारा पाकिस्तान की सरकार ने पे किया है, ताकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर केस चल रहा है वो इसी तरह से आगे चलता रहे। क्योंकि अगर भारत पे नहीं करेगा तो फिर ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए पाकिस्तान भारत की फीस भी पे कर रहा है। और ये अमाउंट 6 लाख US$ तक बन गया है, यानी कि इंडियन करेंसी में 5 करोड़ 80 लाख रुपीस के आसपास अभी तक पाकिस्तान ने अपनी और भारत दोनों की मिलाकर आर्बिट्रेशन कॉस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को पे कर दी है। अब ये अमाउंट पाकिस्तान की करेंसी में 16 करोड़ 60 लाख रुपीस बनते हैं और ये अमाउंट आगे भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे हेयरिंग्स आगे जारी रहेंगी, पाकिस्तान को पेमेंट्स देते रहनी पड़ेगी। भारत की बात करें तो भारत की सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कॉल के ऊपर इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अभी तक एक भी बार नहीं भेजा है। भारत का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में डाला है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो पैनल बनाया गया है वो इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है और उसके पास इंडस वाटर ट्रीटी में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये कहना है भारत का। पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जिंदा रखना चाहता है, इसलिए भारत के प्रोसीडिंग्स अटेंड ना करने के बाद भी पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर रहा है और नई डेट्स लेते जा रहा है और भारत की पेमेंट भी करते जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने दुनिया के 29 देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई से संबंधित एक नई ग्लोबल अलायंस लॉन्च कर दी है, जिसमें चाइना ने भारत को इन्वाइट नहीं किया है। जैसे भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी, वैसे ही चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलायंस लॉन्च की है, जिसका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वाइको। चाइना समेत इस अलायंस में टोटल 29 देश शामिल हैं और इस अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स बन गए हैं। 29 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने चाइना आकर इस लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया है और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ इस ग्लोबल अलायंस की पहली मीटिंग कंडक्ट की है और सिग्नेटरी बने हैं। चाइना का कहना है कि उनकी इस अलायंस का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में अमीर और गरीब देशों के बीच के जो टेक्नोलॉजी गैप है उसको कम करना है, एआई कंप्यूटिंग पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करना और हर देश की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए एक सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव और बिजनेस फ्रेंडली एआई नेटवर्क तैयार करना है, जिसके लिए सभी 29 देश साथ आए हैं। अब ये जो 29 देश चाइना के साथ इस वर्ल्ड आर्टिफिशियल अलायंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने हैं, इनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं। इसमें सबसे पहले एशिया से टोटल 12 देश हैं। चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान।
उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी 10 देश हैं, अल्जीरिया, कैमरून, कोंगो, इथियोपिया, केनिया, लेसोथो, मोजाम्बिक, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया। और इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका से टोटल 7 देश हैं, बेलारूस, ब्राजील, क्यूबा, निकारागुआ, रशिया, सर्बिया और वेनेजुएला। अब ये जितने भी तमाम देश हैं, इनमें से इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग इनके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एक्सेप्ट चाइना। लेकिन ये जो 29 देश चाइना ने अपने साथ लाकर ये अलायंस लॉन्च की है, इनमें से मैक्सिमम देश हैं जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 10 देश हैं, जबकि हम सबको पता है कि अफ्रीका की कंट्रीज की गवर्नमेंट्स वहां पर बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान देंगे, ये अपने आप में अचंभा वाली बात है। चाइना का यहाँ पर साफ मोटिव है इन सब देशों से क्रिटिकल रॉ मटेरियल और रेयर अर्थ सोर्स करना, इन सब देशों में अपनी हेजेमनी क्रिएट करना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। चाइना इन सब कंट्रीज के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। चाइना इन सब कंट्री से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रॉ मटेरियल और क्रिटिकल मिनरल सोर्स करेगा और फिर बदले में एआई की फील्ड में कॉपरेशन का वादा करेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में अमेरिका ने कुछ महीने पहले एक अलायंस लॉन्च की थी, जिसका नाम है पैक्स सिलिका अलायंस। भारत भी इसका मेंबर है और भारत के साथ साथ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल, ग्रीस, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, स्वीडन, फिनलैंड, फिलीपींस और नॉर्वे इसका हिस्सा है। और साथ में कनाडा, ताइवान और यूरोपियन यूनियन इसमें नॉन सिग्नेटरी और ऑब्जर्वर की पोस्ट पर है। कहने का मतलब है कि अब वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मेनली 2 अलायंसेस बन गई हैं। एक है अमेरिका लेड और दूसरी है चाइना लेड, और भारत इस समय अमेरिका द्वारा लीड की जाने वाली वेस्टर्न अलायंस में शामिल है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो देश अमेरिका की पैक्स सिलिका अलायंस का हिस्सा है, वो देश चाइना की वाइको अलायंस का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो दोनों अलायंसेस का हिस्सा हो। भारत को चाइना ने इन्विटेशन भेजा था या फिर नहीं, ये तो खैर अभी तक भारत की सरकार ने जानकारी नहीं दी है। अगर भारत का विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे रिलेटेड कोई जानकारी देता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो सजेस्ट होती रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम की इंटरनेशनल विजिट को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रेसिडेंट इंटरनेशनल विजिट के ऊपर जा रही हैं, जिसमें से वो ईस्टर्न यूरोप की 3 कंट्रीज को कवर करेंगी, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया। 19 जुलाई यानी कल से उनकी विजिट स्टार्ट हो रही है मोल्डोवा से, और 25 जुलाई को वो रोमानिया से अपने विजिट कंक्लूड कर भारत वापस आएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान से संबंधित। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एससीओ संगठन का हिस्सा हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में एससीओ संगठन की एक बॉर्डर्स रिलेटेड मीटिंग हुई है, जिसमें सभी एससीओ कंट्रीज के बॉर्डर सर्विसेज के हेड्स को इनवाइट किया गया था। इससे रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने इस मीटिंग के लिए भारत को भी इनवाइट किया था, और भारत ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजा था। अभी तक भारत की सरकार ने तो खैर ये नहीं बताया है कि पाकिस्तान में हुई इस एससीओ मीटिंग के लिए भारत ने किसको भेजा था, और ये जो भारत की पार्टिसिपेशन की न्यूज आई है, ये पता चला है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की सरकार ने एससीओ मीटिंग कंडक्ट करने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बताया कि कौन कौन से देशों ने ये मीटिंग अटेंड की है। इस प्रेस रिलीज में भारत का भी नाम शामिल है। भारत से भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कोई गया था। इसके साथ ही ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल के सितंबर महीने में पाकिस्तान के पास एससीओ संगठन की चेयरमैनशिप आ जाएगी। सितंबर में एससीओ की प्रेसिडेंसी के बाद एससीओ देशों की जो भी मीटिंग्स होंगी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर्स की, ये सारी मीटिंग और मेन एससीओ समिट अगले साल पाकिस्तान कंडक्ट करेगा, यानी कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। उस समय ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग्स अटेंड करने पाकिस्तान जाते हैं या फिर नहीं। पीएम मोदी भी खैर एससीओ समिट अटेंड करने कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आखिरकार पाकिस्तान आते हैं या फिर नहीं, ये भी एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या भारत को एससीओ मीटिंग्स को बॉयकॉट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? जयशंकर सर और राजनाथ सिंह जी को मीटिंग अटेंड करने पाकिस्तान भेजना चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दूसरे राउंड की टॉक्स स्टार्ट होने जा रही हैं। पहले राउंड की टॉक्स हुई थी 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, लेकिन उसके 2 दिन के बाद 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से आज तक भारत और इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस का एक भी राउंड कंडक्ट नहीं किया था।
लगभग 5 महीने के गैप के बाद ये दूसरे राउंड की टॉक्स भारत में होने जा रही हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए इजराइल के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। जल्दी भारत की सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर ऑफिशियल डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएगी। दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि साल 2026 के एंड तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान सिचुएशन की वजह से नेगोशिएशंस उस स्पीड में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जैसा पहले एंटिसिपेट किया गया था, और दोनों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साल 2026 के एंड तक क्लोज नहीं हो पाएगा। इसके काफी कम चांसेस लग रहे हैं। दूसरे राउंड की टॉक्स 5 महीने के बाद हो रही हैं। अगले राउंड की टॉक्स जल्दी होती हैं तो फिर उम्मीद बन सकती है, वरना स्पीड में इस साल के एंड तक एफटीए क्लोज करना काफी मुश्किल है। एक और न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि इजराइल में इस साल 27 अक्टूबर को जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का टेस्ट होगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने जो गाजा को फ्लैट किया है उसके लिए इजराइल की जनता उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाती है या फिर नहीं। अब बस 3 महीने बाकी हैं या फिर इजराइल में नेतन्याहू की सरकार बन सकती है